अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 यानी COP 29 के ऊपर। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस करना है। पहला पार्ट के COP 29 क्या है और इन कंपैरिजन टू COP 28 कि पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका और इस साल की कॉन्फ्रेंस का क्या मुकाबला है। दूसरा हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि COP 29 जो है उसकी सक्सेस और फेलियर्स क्या है और इसके की नोट्स क्या हैं, इस सारी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इसका एनालिसिस क्या है। और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे COP 29 और पाकिस्तान की कमिटमेंट्स या पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से COP 29 में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा। सबसे पहले तो COP 29 के ऊपर जाते हैं और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें COP 29 का तो ये एक सीक्वल है, एक सीक्वेंस है यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट फ्रेमवर्क का कि उन्होंने एक क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन के लिए तमाम मेंबर कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज़ को हर साल मदऊ किया जाता है और उसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए, क्लाइमेट क्यों ख़राब हो रहा है, हम क्लाइमेट को क्यों वल्नरेबल कर रहे हैं। इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें जो कि बहुत पहले तय हुए और उन क्योटो प्रोटोकॉल के बाद दोहा समिट 2012, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 जिसको COP 21 कहा जा रहा है, ग्लासगो समिट जिसको COP 26 कहा जा रहा है, शर्म एल शेख कॉन्फ्रेंस जो कि इजिप्ट के सिटी है उसमें होने वाली कॉन्फ्रेंस को COP 27 कहा जाता है और UAE में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई वो COP 28 थी यानी पिछले साल की, और इस साल जो कॉन्फ्रेंस है वो बाकू अज़रबैजान में हुई जिसको COP 29 कहा जा रहा है। इन सारी कॉन्फ्रेंसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज और बढ़ता टेम्परेचर जो है दुनिया का उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो हमारी नेचर को ख़राब कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नेचर हमें हमारी तरफ रिवर्स हो रही है। इस सारे डायलेमा को हैंडल करने के लिए COP 29 बाकू में जो हुई उस पर बात करते हैं। COP 29 का जो थीम था वो सॉलिडारिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड था और इस थीम के तहत बहुत सारी जो डेलीगेट्स थे वहाँ जो इकट्ठे हुए 65,000 डिग्नेटरीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे थे, इंडिविजुअल थे, बहुत सारे ममालिक के सुफरा थे, डिप्लोमेट्स थे। इन सारों ने एक ग्लोबल कॉज के लिए इस जगह पे इकट्ठे होना था और इसमें जो बहुत नोटेबल चीज़ें हुई वो ये कि इस इवेंट को जिस जगह पे COP 29 हो रहा है बाकू के अंदर, बाकू इटसेल्फ इज़ अ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री जिसको पेट्रो स्टेट कहा जा रहा है। तो पेट्रो स्टेट का इसको होस्ट करना एक क्रिटिसिज्म भी था कि इसको स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एप्टीट्यूड नहीं मिला। अगर हम COP 28 की बात करें तो COP 28 के अंदर तकरीबन 85,000 लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन अगर हम COP 29 की बात करें तो इसमें तकरीबन 65,000 लोगों ने शिरकत की थी, जो ये शो करता है कि बहुत से लोग इसको अटेंड करने में रिलक्टेंट थे क्योंकि कुछ लोग इसमें प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ग्रेटा थनबर्ग वेरी रिनोन एक्टिविस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, वो खुद भी इसमें नहीं आई बल्कि वो उसी दिन जिस दिन 11 नवंबर को ये हो रहा था COP 20 का स्टार्ट, उस दिन वो प्रोटेस्ट कर रही थी इस COP 29 के अगेंस्ट। उसकी रीज़न क्या है, वो ये मैसेज दे रही थी कि आप फॉसिल फ्यूल्स जलाने वाली जो नेशंस हैं वो अगर इस इवेंट को होस्ट करेंगी तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, यानी पेट्रो स्टेट्स अगर इसको होस्ट करेंगी तो इसके आउटकम्स क्या होंगे। अच्छा, इसके बाद ऑयल और गैस जो है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है, अल्लाह का दिया हुआ नेमत है, तोहफ़ा है। ये जो रिमार्क्स थे, ये ओपनिंग रिमार्क्स थे इस इवेंट के, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान जो कि होस्ट प्रेसिडेंट भी थे उनकी तरफ से जब आए तो उसके बाद भी एक मैसेज जो है वो कन्वे हुआ कि पेट्रो स्टेट्स जो हैं वो इस चीज़ को, वो इस नैरेटिव को काउंटर करती हैं कि फॉसिल प्रोडक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी लेकर इसका जो आगाज़ है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा। नाउ अगर हम जल्दी से इस तरफ नज़र डालें कि इस COP के अंदर क्या क्या सक्सेस थी और क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, तो 3 जनरल सक्सेस मॉडल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस गोल जो है वो इसमें सेट हुआ। एक बात हमेशा से कही जाती है COPs के अंदर कि ये वो ममालिक जो वल्नरेबल हैं, वो ममालिक जिनको क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा डैमेजेस का सामना करना पड़ा है, वो कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अमीर मुल्कों में आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, उनको चाहिए कि वो पैसे फाइनेंस करें और वो पैसे उन ममालिक के ऊपर लगाए जाएँ जो क्लाइमेट की वजह से दूसरे लोगों का खमियाजा भुगत रहे हैं। COP 29 के अंदर वही क्लाइमेट फाइनेंस दोबारा डिस्कस हुआ और उसको एक नई टर्म के साथ जिसको न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स कहा जा रहा है, NCQGs
NCQGs कहा जा रहा है, उस नाम से इसको वहाँ पर एड्रेस किया गया। और NCQGs यानी न्यू फाइनेंस गोल के अंदर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया की तरफ से आई। और इस पूरी दुनिया में G77 77 मुल्क हैं जिनके साथ चाइना भी उनको लीड कर रहा है, जो कि यूजुअली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्लोबल साउथ पूरी दुनिया का जो नीचे वाले ममालिक हैं सदर्न पार्ट के, वो एक तो गरीब मुल्क हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और क्लाइमेट इम्पैक्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको वल्नरेबल कर रहा है। इस केस को देखते हुए NCQGs की जो डिमांड है कि 1.3 बिलियन डॉलर्स होनी चाहिए बाय 2035, इस डिमांड को देखा गया नॉर्थ की तरफ से एक और एंगल से, और उन्होंने इस बात को नहीं माना। और इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियलिटी भी रही, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिबेट्स में भी ये बात रही, और अल्टीमेटली ये गोल तय हुआ कि 300 बिलियन डॉलर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो दिया जाएगा। इस गोल को कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर मिलना था 300 बिलियन डॉलर पे इसको तय किया गया। तो इसलिए भी सक्सेस कहा जा रहा है कि एटलीस्ट पिछले जो कॉन्फ्रेंसेस थी वहाँ पर 100 बिलियन डॉलर एनुअली जो है इसके फंड की बात की गई थी, जो कि अब बढ़कर 300 बिलियन डॉलर पे जाके स्टैंड किया है। ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, बट इसका तय हो जाना इज काउंटेड एज अ सक्सेस। इसको सक्सेस इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये प्रीवियस गोल जो कि 100 बिलियन डॉलर था, ये उसको रिप्लेस कर रहा है। इस गोल को एम्बिशियस कहा जा रहा है और इसको लिंक किया जा रहा है विद द कंडीशनैलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी द सक्सेस ऑफ COP29। दूसरा जो इसका सक्सेस है दैट इज कार्बन मार्केट्स। दुनिया के अंदर वो तमाम इंडस्ट्रीज, वो तमाम मुल्क जो कार्बन की एक्सट्रैक्शन के अंदर या उसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, या कार्बन मार्केट्स के अंदर जो कार्बन सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, टूल्स हैं, उनको किस तरह से ट्रेड किया जाना चाहिए। कार्बन मार्केट्स की जो डिस्कशन है, ये आर्टिकल 6 जो कि पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है, उसको डिफाइन करता है कि कार्बन क्रेडिट्स किस तरह से मुल्कों के दरमियान तय होने चाहिए, उसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, कार्बन चेक कैसे होना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जिस पर कार्बन के हवाले से डिस्कशन हुई कि कार्बन मार्केट्स को किस तरह से मैकेनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन ये मैकेनाइज हुई नहीं है, लेकिन इसकी डिस्कशन को अंडर डिस्कशन होना COP29 की सक्सेस के अंदर इसको काउंट किया जा रहा है। थर्ड जो इसकी सक्सेस है वो है कि जो नेशनल क्लाइमेट गोल्स हैं और इंटरनेशनल क्लाइमेट गोल्स हैं, उनको किस तरह से मटेरियलाइज होना है। तो इसकी अंदर डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूटर्स हैं NDCs और इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इंटरनेशनली डिसाइड किए गए, उसके हवाले से बाकायदा जो रिपोर्ट है वो उसकी डेडलाइन देगी है 2025 का साल, जब COP2030 होगी ब्राज़ील के अंदर। बाय COP2030 तमाम मुल्कों को एक डेडलाइन या अपने नेशनली जो कंट्रीब्यूटेड डिटर्मिनेंट्स हैं जिसको हम NDCs बोलते हैं। और NDCs क्या होते हैं? NDCs बेसिकली तमाम ममालिक के वो कंट्रीब्यूटर्स जो कार्बन एमिशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तमाम मुल्कों को इसको आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर काम करना है कि उनको मिटिगेट कैसे करना है, उसको अडॉप्ट कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रिपोर्ट को बाय 2025 COP30 के अंदर सबमिट करवाने का जो डेडलाइन तय हुई है, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ COP29 एज वेल। अच्छा, इसकी जो की प्रायोरिटीज़ इसमें तय की गई वो COP28 के ही अल्फाजों को दोहराया गया कि फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स पे काम करना चाहिए, ट्रिपलिंग रीन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और डबल एफिशिएंसी होनी चाहिए एनर्जी के हवाले से बाय 2030। तो देयर आर ओनली 3 सक्सेस एरियाज़ जिनके ऊपर बात हुई, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट इशूज़ पे बात नहीं हुई, ज़्यादा फाइनेंशियल इसका टिल्ट रहा, इस वजह से इसको फाइनेंशियल कोप भी कहा जा रहा है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें COP29 के अंदर, तो जो पहला क्रिटिसिज्म था वो इसके स्टार्ट होते ही इस पर स्टार्ट हो गया। तो हम इसको पोरली और ऑर्गेनाइज्ड और डिसएग्रीमेंट ऑन COP29 कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी उसी दिन जो हमारी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो तिब्लिसी के अंदर जॉर्जिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रही हैं 11 को। दैट इज़ द मैसेज कि वो इसमें शिरकत नहीं करना चाहती, एंड शी रिकॉर्डेड द प्रोटेस्ट कि एक पेट्रो स्टेट जो है वो COP29 को कैसे होस्ट कर सकती है। तो यूनाइटेड नेशन को उसने अपना ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इस बात को हमें यूँ भी समझ आती है कि 65,000 डेलीगेट्स अगर COP29 में आए और COP28 के अंदर 85,000 डेलीगेट्स थे, तो डेलीगेट्स की तादाद कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। और COP29 शायद अज़रबैजान की वजह से उसकी तादाद में कमी थी। सेकेंडली, बहुत सी चीज़ों पे इसमें कन्फ्यूजन था, डिसएग्रीमेंट था। कार्बन की मार्केट्स और कार्बोनाइजेशन
कार्बनाइजेशन का जो वर्ड है या डी कार्बनाइजेशन के मौजू के ऊपर इस पूरी कॉप के अंदर थोड़ी बात कम हुई, जो कि इसकी डिसएग्रीमेंट के अंदर फॉल करती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 से 22 नवंबर तक स्केड्यूल थी, लेकिन 1-2 दिन इसका ऊपर हो जाना, 24 नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, वो भी इसकी पोअरली ऑर्गेनाइज्ड और डिसएग्रीमेंट नोट्स जो है वो शो करती है। सेकंड जो इशू था इसका क्रिटिसिज्म वो था कि दिस कॉप इज़ अ फाइनेंस कॉप। यहाँ पर जितनी बात हुई वो फाइनेंस के हवाले से हुई और ज़्यादा इसको हाईजैक भी फाइनेंशियल डिस्कशन में रहा। जो एक्चुअल इश्यूज़ थे ऑफ द वर्ल्ड वो इसमें डिस्कस नहीं हुए, जो कि क्लाइमेट के हवाले से हो रहे थे, उन पे बहुत कम बात हुई और फाइनेंस पे ज़्यादा बात हुई। इसीलिए इसको फाइनेंस कॉप विदाउट मैकेनिज्म कहा जा रहा है कि इसमें फाइनेंस डिस्कस हो रहे थे कि पैसे कैसे दिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या कार्बन मार्केट्स के क्या इश्यूज़ होंगे, कार्बन क्रेडिट्स किस तरह से हैंड ओवर होगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं हो रहा था। सो इसके अंदर इंटेंस डिबेट जो है वो फाइनेंस आउटलेज पे रही। NCQGs यानी न्यू फाइनेंस टारगेट्स जो हैं, जिसको हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स NCQGs कहा जा रहा है, वो सिर्फ इस पे ज़्यादा बात हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इसमें एड्रेस नहीं हुआ कि हु पे एंड हाउ इट विल बी पेड एंड फॉर व्हाट इट वुड बी पेड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें डिस्कस नहीं हुए। नाउ द थर्ड जो क्रिटिसिज्म है इसके अंदर वो ये है कि अनडिफाइंड जुडिक्शंस एंड पाथवेज। इसमें बहुत सारी चीज़ों की जुडिक्शंस और डेफिनेशंस को तय किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि COP 29 जो है इसने COP 28 की तरह बहुत सारे न्यू गोल सेट किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिबेट्स हैं जिनकी लीगल इंटरप्रिटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन की बात की गई कि हमें मिटिगेट करनी है वो तमाम रिसोर्सेज जिनसे कार्बन एमिट होता है और अडॉप्ट करने हैं वो रिसोर्सेज जो अल्टरनेटिव होने हैं। अब यहाँ पर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो तनाज़ा है वो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि मिटिगेट करने के लिए आपको एक चीज़ को तलफ़ करना है, ख़त्म करना है और आपको नई चीज़ ख़रीदनी है, तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए। तो मिटिगेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर चली जाती है कि वो अमीर मुल्क हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो चीज़ों को ख़त्म करके और नई स्टार्ट कर लें। और जो ग्लोबल साउथ जैसे कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, तो ग्लोबल साउथ मुल्कों को एडॉप्टेशन के ऊपर जाने के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है कि वो अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उनमें रहते हुए जब नए रिसोर्स को अडॉप्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, उसके लिए उनको कैपेसिटी भी चाहिए। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि मिटिगेशन और एडॉप्टेशन के अंदर किस मॉडल के साथ जाया जाए और कौन से मुल्क जो हैं वो किस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था कि कौन से मुल्क ग्लोबल नॉर्थ को डिफ़ाइन करते हैं और कौन से साउथ को डिफ़ाइन करते हैं, बिकॉज चाइना अभी तक ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन बड़ी इकॉनमी है, तो वो एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, लेकिन UN की लिस्ट और इंडेक्सेस के अंदर अभी तक उसको डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। सो चाइना जो है वो दुनिया का अमीर मुल्कों में शामिल है। सो पहले देखना होगा कि फाइनेंसर कौन होंगे और जो उसके बेनिफिशरीज होंगे वो कौन होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंसर्स और बेनिफिशरीज की डिबेट भी जो है वो सामने आती है। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट कि जब फाइनेंस किया जाएगा तो वो पब्लिकली किया जाएगा, पब्लिक फंड्स में से करेंगी रियासतें, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका जुर्माना अदा करेंगी। और जिन मुल्कों को वो पैसे दिए जाएंगे क्या वहाँ उनकी रियासतों को दिए जाएंगे या उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटली दिए जाएंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी होता है कि स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करना है इस सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो ये क्वेश्चन भी ज़ाहिर एड्रेस इसमें भी नहीं हुआ। और ये पैसे ग्रांट बेस्ड होंगे या लोन बेस्ड होंगे। जब दुनिया को लॉस एंड डैमेज फंड से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या जैसे दुनिया के बाकी डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो पैसे देते हैं, जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, तो वो लोन्स देते हैं। लेकिन ये वाले जो पैसे हैं वो लोन्स की फॉर्म में नहीं चाहिए। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मौक़िफ़ भी है कि हमें ग्रांट बेस्ड जो एड है वो फाइनेंस के तौर पर रिक्वायर्ड होगी तमाम मुल्कों के, रादर कि आप उनको लोन्स देकर मज़ीद वल्नरेबल कर दें। फोर्थ जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर वो ये है कि इट वाज होस्टेड बाय पेट्रोस्टेट्स। और ये एक इसका रॉकी स्टार्ट भी था कि जब ये स्टार्ट हुई तो इसी बात से ही इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आ गया। और उसमें इजिप्ट जो था, फिर उसके बाद UAE और उसके बाद अज़रबैजान, तो देखा जाए कंसेक्टिवली तीनों टर्म्स जो हैं वो पेट्रोस्टेट्स ने होस्ट की हैं, जो कि शायद इसकी सीरियसनेस को डाउटफुल करती है और इस बात से कंट्रोवर्शियल भी रही। एक और जो फिफ्थ फेलियर है COP 29 के हवाले से जिसको इसके क्रिटिसिज्म में ऐड किया जा रहा है, दैट इज़ फेलियर टू एड्रेस फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। इसमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बात ना सिर्फ कम हुई बल्कि ये नहीं हो सका कि फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, जिसमें ट्रांजिशन अवे का जो एक थीम थी या एक क्लोजिंग नोट जो था वो COP 28 में तय किया गया था कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसको रिड्यूस करेगी, जिसमें यूरोप ने तो काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारी और रियासतें स्पेसिफिकली UAE है, सऊदी अरेबिया है और स्पेशली जो पेट्रो स्टेट्स हैं जिनकी इकॉनमी ही ऑयल और गैस के ऊपर है, ये मुल्क थोड़ा सा इसमें रिलक्टेंट है। और इस दफ़ा भी उन्होंने इस पर बात की है कि वो इस बात को रिफ्यूज़ करेंगे
ہے کہ ٹارگیٹڈ جو اسپیسیفک ٹارگیٹنگ آن اسپیسیفک سیکٹر ہے یہ ریڈیوس کی جائے، کیونکہ آپ کچھ سیکٹرز کو اس میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور دنیا کی باقی اکانومیز جو ہیں وہ الگ سے کلائمیٹ چینج کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یا اس کی ریزن بن رہی ہیں، تو ان کے اوپر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو صرف فاسل فیولز کی حد تک جو ڈبیٹ ہے یا کرٹیسزم ہے اس کو اگنور کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو ریفیوز کیا بائی دو اسٹیٹس جو اس پہ ریلائی کرتی ہیں۔ اس کے اوپر جو سیکنڈ لاسٹ کرٹیسزم ہے دیٹ واز ٹرمپ 2.0 اور ٹرمپ کا ری الیکٹ ہونا اور الیکشن کیمپین ان یو ایس جو ہے وہ بھی اس کے راستے میں ہرڈل تھی، اور یہ بات الیکشن سے پہلے سے ہی COP 29 کے جس وقت تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ تھی کہ شاید یو ایس الیکشن میں اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پیرس ایگریمنٹ سے نکل جائیں گے، اور ٹرمپ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئے، اور ٹرمپ کے پیرس ایگریمنٹ سے نکلنے سے ایک پورا ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے، ایک اوور آل جو فائنینسرز ہیں یا اوور آل جو سیریسنیس ہے آف دس آرگنائز وہ بھی انڈرمائن ہوئی، اور اس کی جو کمٹمنٹس طے ہوئی ہیں آف کورس ٹرمپ کا پیرس ایگریمنٹ سے باہر چلے جانا جو کہ وہ 2017 میں بھی چلے گئے تھے اور دوبارہ بھی چلے گئے اپنی دوسری پریزیڈنشل الیکشن شپ کے اندر بھی، تو یہ بھی COP کے جو ایشوز ہیں یہ ان کو بڑھائے گی اور فائنینسز کو کم کرے گی۔ اور لاسٹ کلائمیٹ لیڈرشپ کا مسئلہ، اور کلائمیٹ لیڈرشپ کا مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ پہلے یہ لیڈرشپ دنیا کے بڑے ممالک کے پاس جاتی ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ملک جو ہے وہ اس میں کیا انیشیٹو لے رہے ہیں، تو ظاہر وہی بینیفٹس باقیوں تک ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا پیرس ایگریمنٹ سے نکل جانا یو ایس کو گلوبل لیڈرشپ آف کلائمیٹ سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ اب چائنا کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے گا یا اس کو کسی اور ریاست نے لیڈ کرنا ہے، یا وہ ملک جو ریپرزینٹیٹیو ہیں بہت سارے ان ولنریبل کنٹریز کے وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے۔ چائنا G77 یعنی وہ تمام انڈر ڈیولپنگ اکانومیز اور ڈیولپنگ اکانومیز آف UN کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہاں پر چائنا کے اپنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، تو شاید چائنا بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ نہ ہو COP 29 کے گولز یا آئل اور گیس اور کول پروڈکشن کو کم کرنے کے حوالے سے، اس لیے اس کی گلوبل لیڈرشپ آف کلائمیٹ چینج پر بھی ایک کوشچن ہے۔ سو میری کوشش تھی کہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں کہ COP 29 میں ہوا کیا ہے، COP 29 کی سکسیس کیا ہیں اور فیلئرز کیا ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آف دا ویڈیو کے اندر ہم صرف COP کو پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان اور COP کا جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے اور پاکستان نے اس میں کیا اچیو کیا۔ ہمارے ساتھ رہنا آپ نے۔